सूत्र क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे, हाँ एक्सप्लेन नहीं किए थे ना, है ना। क्वेश्चन करेंगे उस पर एक हम लोग दर्पण सूत्र पर, और उसके बाद से हम लोग ये देखेंगे कि आवर्धन क्या होता है ना। दर्पण का आवर्धन, जैसे आप लोग जूम इन जूम आउट करते हो ना वीडियो को चाहे फोटो को, एकदम ऐसे छितार के देखते हो, उसको छितार के देखना मैंने जूम आउट, और छोटा करके देखना मैंने जूम इन, उसी को आवर्धन कहा जाता है। कोई वस्तु, है ना, कोई वस्तु क्या होता है कि जब उसका इमेज बनता है ना, तो उससे छोटा भी बनता है, उससे बड़ा भी बनता है समझ में, उससे छोटा ही बनता है और उससे बड़ा भी बनता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, प्रक्रिया को, कि ये जो है आवर्धित हो रहा है, क्या आवर्धन, है ना। तो आवर्धन कहने का मतलब इमेज छोटा ही बन सकता है और इमेज बड़ा भी। लेकिन ये चीज देखे थे कि एक अवतल दर्पण एक ऐसा केस था जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा था, है ना, जिसको हम काल्पनिक आवर्धन कहते हैं। क्या, तो क्वेश्चन कितनी बार पूछता है कि वह कौन सा दर्पण है ना, जो काल्पनिक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण, है ना, काल्पनिक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ऐसा समझ, जो वस्तु से बड़ा होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है लेकिन सब वस्तु से क्या बनता है, छोटा, है ना। तो इसको हम लोग देखें, और क्या लास्ट केस हम लोग को लग रहा है कि यही है ना, ठीक है। दर्पण सूत्र अच्छा, एक चीज और हम बताने वाले थे आप लोगों को, जैसे उस दिन उसका क्वेश्चन था कि जैसे दिखा रही थी कि, है ना, उत्तल उत्तल दर्पण भी क्या होता है ना, अपसारी होता है ना, और अवतल दर्पण अभिसारी, ठीक है। तो ये केस कहाँ कहाँ हम लोग पढ़े हैं, उस चीज को आइए समझते हैं, है ना। जब हम लोग दर्पण का फोकस पता कर रहे थे, आप लोग को याद होगा, किसका फोकस, दर्पण का फोकस पता कर रहे थे ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये तो पोल हो गया, है ना, और ये इसका मुख्य अक्ष इधर होता है, इधर, ठीक है, यानी इसका मुख्य फोकस एफ हो गया और इसका मुख्य फोकस सी, ठीक है। तो हम फोकस पता कर रहे थे ना, उसी वक्त हमको इस चीज को जानना चाहिए था कि यह क्या है, कौन सा दर्पण है, ठीक है। तो जब हम फोकस पता करने के लिए क्या कर रहे थे, मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण को, है ना, दर्पण के सतह पर आपतित करवा रहे थे, है ना, तो उसके बाद ये अपवर्तन के बाद ये क्या हो रहा था, वापस उसी मीडियम में लौट रहा था ना। लेकिन ये कहाँ लौट रहा था, ये मुख्य अक्ष से दूर जा रहा था, कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। यदि एक और इसी तरह से, है ना, किरण यदि हम पास कराए तो पता चलेगा कि आवर्धन की बात ये मुख्य अक्ष से कहाँ जा रहा है। तो ये प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रकाश को क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला रहा है। देखिए तुम, फैला रहा है ना, फैला रहा है, लेकिन यह मुख्य अक्ष के फोकस पर ये मिलता हुआ प्रतीत है ना। तो फोकस तो हम लोग पता कर लिए थे, लेकिन दर्पण को जानना था कि यह कौन सा दर्पण है। तो ये उत्तल दर्पण जो होता है ना, ये प्रकाश के प्रतिबिंब को क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। अब फैलाता है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण। और अपसारी दर्पण कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है समझ में। तो उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश को किरणों को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण होता है, समझ आया। और अपसारी दर्पण होता है इसीलिए जैसे कि अगला क्वेश्चन ये है कि जो अवतल दर्पण था, कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण में, है ना, ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। तो इसमें जब मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें आ रही थी तो परावर्तन के बाद फोकस पर मिल रही थी, क्या मिल रही थी, फोकस पर। अब देखो ध्यान, फोकस पर मिल रही थी। अब जितनी भी किरणें आएंगी सब कहाँ मिलेंगे, फोकस पर।
एक बिंदु पर, इसीलिए इसको हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। लेकिन अब इसमें एक केस जनरेट होता है ना, कि अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण तो होता है, यानी अवतल दर्पण अभिसारी तो होता है, लेकिन साथ साथ ये अवतल अपसारी का भी काम करता है, जिसको हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि समानांतर किरणें जब आती है तो परावर्तन के बाद फोकस में मिलती है, लेकिन यही किरणें जब फोकस से होकर के, है ना, और समतल सतह पर यानी दर्पण के परावर्तक सतह पर जब पड़ती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। जैसे मान लीजिए कि इधर से कोई किरण आया ऐसे, तो जैसे ये टकराएगा ये क्या हो जाएगा? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, इधर से भी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो इस केस की वजह से हम अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बात समझ में आया? तो उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है, ये फिक्स है। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, ये भी फिक्स है। लेकिन एक नया केस जनरेट होता है, यदि फोकस से होकर के प्रकाश परावर्तक सतह पर पड़ती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी, पहले से इन दोनों का केस फिक्स है ना, ठीक है, पहले से फिक्स है कि ये अपसारी है, ये अपसारी है, ये एक बिंदु पर मिलाने वाला है, ये फैलाने वाला है कि नहीं? लेकिन जब हेडलाइट का केस आता है ना, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगता है, तो यही रीजन है, अवतल अपसारी का वर्क करता है, इसीलिए गाड़ी के, है ना, हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऐसा समझ में, है ना, ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, है ना, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है? तो ये बात आपको भली भांति पता चल गया है ना, कि अवतल दर्पण, अच्छा है, उत्तल दर्पण विभिन्न दूरियां होती है ना, विभिन्न दूरियां होती हैं, P हो गया, F हो गया और C हो गया, है ना, P हो गया, F हो गया और C हो गया, ऐसा नहीं, P हो गया, F हो गया और C हो गया। देखिए जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है तो फोकस हो जाती है, उसको अभी छोड़िए। चलिए हम देखते हैं कौन कौन दूरी होता है। तो इस दूरी में हम लोगों ने देखा था कि एक जो होता है जिसको हम वस्तु दूरी कहते हैं, क्या वस्तु, तो ये U हो गया, और U को क्या कहते हैं? वस्तु। एक होता है जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और एक होता है जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए इमेज बन गया इधर, है ना, इमेज कहाँ बन गया? इधर बन गया, तो बोलो ये क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी हो गया, ठीक है, कौन सा दूरी हो गया? प्रतिबिंब। यदि मान लीजिए कि पीछे बन गया तभी प्रतिबिंब दूरी बनेगा ना, है, तभी क्या बनेगा? प्रतिबिंब दूरी बनेगा, ठीक है। और इसमें भी ये हो गया F और ये हो गया R, ठीक है, और इधर मान लीजिए कि हम कोई वस्तु रखते हैं तो ये हो गया U, है ना, इमेज यहाँ बन गया तो ये हो गया V। ये रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? HO, और ये हो गया HI, ये भी HI है ना, और ये HO है, और ये क्या है? HI है। समझ आ रहा है ना? तो कौन दूरी किधर होता है ये आपको पता लगना चाहिए, है समझ में, ठीक है। दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के नीचे, विभिन्न दूरी आपको दर्शाने आना चाहिए कि कौन कौन सा इसमें दूरी होता है, ऐसा समझ में। तो दर्पण सूत्र में हम मुख्यतः 3 दूरियों की बात करेंगे। कितने दूरियों की बात करेंगे? 3। एक दूरी होगा जिसका नाम होगा वस्तु दूरी, और दूसरा होगा प्रतिबिंब दूरी, और तीसरा होगा फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो 3 दूरियों की हम बात करेंगे, ठीक है।
तो दर्पण सूत्र क्या करता है? दर्पण सूत्र है ना, यह वस्तु दूरी u तथा वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v है ना, तथा फोकस दूरी f के बीच है ना संबंध स्थापित करता है, के बीच संबंध स्थापित करता है, समझ में? संबंध स्थापित करता है, यही दर्पण सूत्र होता है, समझ में? यही दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र है ना जो निम्न प्रकार से है, दर्पण सूत्र जो निम्न प्रकार से है, ठीक है, जो निम्न प्रकार से है, क्या है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, है समझ में? यही क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है, यही दर्पण सूत्र होता है। तो f क्या है यहाँ पर? फोकस दूरी, f क्या है? फोकस दूरी है ना, और v क्या है? प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है? वस्तु दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी, है समझ में? वस्तु दूरी। तो इस चीज को आपको समझना, ठीक है, वस्तु दूरी है। देखो इसमें f, v और u ये इन्फिनिटिव हो सकते हैं ना जी, इन्फिनिटिव हो सकते हैं। इन्फिनिटिव मतलब क्या? हाँ, अनंत, इसका मतलब इनकी दूरियां अनंत भी हो सकती है, समझ में? ठीक है, तो अपरिभाषित कैसे निकलता है? जैसे मान लो कोई नंबर है, 0 से भाग लगा दिए ना, तो इस संख्या को क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, है ना, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत है, समझ में? जिसका कोई अंत ना हो। मान लीजिए कि v का वैल्यू इन्फिनिटिव आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, अनंत पर। यदि u का वैल्यू इन्फिनिटिव रख दिए तो इसका मतलब वस्तु कहाँ रखा गया है? अनंत पर। इसका मतलब वस्तु कहाँ रखा गया है? अनंत पर। तो जब इस तरह का जब केस आएगा ना, तो समझिए कि उसका मतलब होता है अपरिभाषित, और उसको अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जब भी दर्पण सूत्र का यूज करें क्वेश्चन में और इस तरह का केस आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु अनंत पर बनेगी। लिमिटेड वैल्यू आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दर्पण सूत्र क्या हो गया? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यदि मान लीजिए कि u का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वस्तु दर्पण के सामने है। यदि v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है। यदि v का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के सामने है। तो अब बाकी इसका जो केस होगा और हम लोग आवर्तन में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण 15 सेंटीमीटर कितना है? 15 सेंटीमीटर। देखो यही प्रश्न, ऐसा सिंपल क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये डाटा तय करेंगे, है ना, कि इसमें क्या क्या दिया है, और ये भी कहेंगे, ये भी देखेंगे किसके लिए दिया है, किसके लिए दिया है। तो बोलो किसके लिए दिया है? अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के लिए, है ना, दिया है। क्या दिया है जी? है ना, देखो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, 20 सेंटीमीटर की दूरी। आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, है ना। अवतल दर्पण आप एक बना लीजिए, ठीक है, ये P बना लीजिए, ये F बना लीजिए, और ये C बना लीजिए। कह रहा है कि फोकस दूरी कितना है जी? फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अब जरा सोचो, जब फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो गया, है ना, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो सकता है जी? 30 सेंटीमीटर। दुगुना होगा ना, पढ़े थे हम लोग, r बराबर 2f, r बराबर 2f। लेकिन अब ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर है, यानी इसका मतलब C के बाद f से पहले।
वही ना वस्तु रखेगा। तो 20 सेंटीमीटर मान लो कहाँ आएगा, यही ना आएगा। तो यहाँ पर हम वस्तु को क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये u बराबर कितना हो गया, बोलो 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमको u और f जो है दे रखा है। तो इसका मतलब क्या दिया है, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी u बोलो कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब देखो दर्पण के सामने रखा है, इसीलिए माइनस लगा दें। ठीक है, ये लगाना नहीं भूले। उसके बाद से प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति कहने का मतलब हमको प्रतिबिंब दूरी क्या करना है, बताना है। ठीक है, और क्या दिया है जी, और क्या दिया है, फोकस दूरी, है ना। फोकस दूरी भी हमको दे रखा है। तो बोलो फोकस दूरी कितना दे रखा है, फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर हमको दे रखा है ना। तो अभी तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस, ऋणात्मक होती है। तो अब हम जानेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, है ना, दर्पण सूत्र। क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र बराबर होता है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान बताइए, f का मान बताइए 15, तो रख दीजिए सब। तो नीचे माइनस में रखना है ना, v आपको निकालना है, u आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी किस में दे रखा है, माइनस। अब देखो असली लोचा कहाँ आएगा, बट्टा के जोड़ में या बट्टा के घटा। तो जिसने अपने जीवन में बट्टा को जोड़ को इस पर लेके चला हो, है ना, उन लोगों से गुजारिश है कि वो बट्टा का जोड़ सीखेंगे, है समझ में, है ना, और उसको दिमाग के अंदर रखेंगे, है ना, क्योंकि आप बट्टा का जोड़ ही ऐसा है जो आपके आंसर को लाएगा। आप सब कर दिए, जोड़ गलती कर, तो आपको ऊपर से नीचे करने में कोनो फायदा है नहीं। तो आपको बट्टा का जोड़ जो है क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो अब बताइए, अब यहाँ से भी 1/v निकालेंगे। भी का मान हमको निकालना है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये वाला पार्ट समीकरण के हिसाब से अलग है कि नहीं, यानी ये अचर पार्ट में आ जाएगा, सॉरी चर पार्ट में आ जाएगा, है ना। यानी इसका मतलब चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 1/v का मान जब निकालेंगे, तो ये वाला पार्ट यहाँ से हटेगा और आ करके इसमें से माइनस हो जाएगा। देखो प्लस है ना, तो इधर से आके इसमें से माइनस हो, यानी -1/15 पहले से है, आई पहले से कितना है, -1/20। या के अब देख एक और चीज, माइनस आप नीचे है ना, तो आप ऊपर भी कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो -1/15 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15-20 का लघुत्तम बोलो, बोलो जल्दी से, करते हैं एलसीएम निकालते हैं। क्या 15 और 20 का एलसीएम, अब बताओ, देखो ये नौबत आ गया हमको, देख लो तुम लोग, बट्टा का जोड़ पढ़ाना पड़ रहा है 60, 15 चौका 60, माइनस में 20 त्याई 60, +3 हो गया, घटाइएगा तो -1/60। तो 1/v बराबर -1/60 हो गया। कितना हो गया जी, 1/v बराबर -1/60। तिरछा तिरछी गुणा करके v का मान निकालिएगा तो -20 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो, है ना, v का मान -60 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका मतलब देखो माइनस क्या कह रहा है, इसका मतलब यह है कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा, लेकिन 60 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। अब जरा सोचो कि जब वस्तु C और F के बीच था, तो प्रतिबिंब C से पहले बन रहा था ना, है C से पहले बन रहा था। तो अब 60 सेंटीमीटर जब हम मापेंगे तो इधर ही तो कहीं आएगा, है 60 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर कहीं आके प्रतिबिंब बनेगा। है समझ में, यहाँ पर कहीं आके प्रतिबिंब बनेगा 60 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने, है ना, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसी का नाम क्या है, दर्पण सूत्र। समझ आया। अब देखो ये जो खींचे हैं ना, इसको कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं,
क्वेश्चन में ये भी देता है, प्रश्न दे देगा, कहेगा इसका किरण आरेख भी खींचे, तो जैसे इसे दिया होगा वैसे वैसे क्या करेंगे, है समझ में। तो इसको क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्वेश्चन का आंसर बताएं, जल्दी से नोट कर लीजिए। आवर्धन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं जी, मैग्निफिकेशन, है ना। और जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा रेखीय आवर्धन। क्या नाम होगा, आवर्धन, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन को कहेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। किस दर्पण में पढ़ रहे हैं? ठीक है, गोलीय दर्पण। देखिए आवर्धन क्या होता है, देखो रेखीय आवर्धन को, है ना, हम m से सूचित करते हैं। किससे, m से। रेखीय आवर्धन को m से सूचित किया, ठीक है। रेखीय आवर्धन होता क्या है ना, रेखीय आवर्धन यह प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का, है ना, अनुपात होता है। वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, अनुपात होता, ठीक है। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है, ठीक है, सूचित किया जाता। अतः आवर्धन है, अतः आवर्धन बराबर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं m बराबर HI बटा h, HI बटा h, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे मापते हैं जी, HI से, और ये क्या होता है, HO होता है। तो m का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, HI बाई HO। समझ आ रहा है, HI बाई HO। HI क्या है बोलिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, और HO क्या है, वस्तु की ऊंचाई। दोनों को भाग लगा दिया जाए, है ना, तो हमको क्या मिलेगा, आवर्धन मिलेगा। क्या मिलेगा, आवर्धन, ठीक है, HI बाई HO। तो ये आवर्धन होगा। देखो सिर्फ इतना ही नहीं, एक और पॉइंट है इसमें, है ना, एक और पॉइंट ये है ना, कि प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी, है ना, वस्तु दूरी के ऋणात्मक अनुपात को क्या कहेंगे जी, हाँ ये सही है, ऋणात्मक अनुपात को, है ना, आवर्धन, आवर्धन कहते, ऐसा समझ में, आवर्धन कहते, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब कि आवर्धन बराबर एक और फॉर्मूला निकलेगा, आवर्धन बराबर माइनस प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, ठीक है। यानी आवर्धन m बराबर माइनस v बटा, है समझ में, माइनस v बटा u। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, और u क्या है,
वस्तु दूरी, वस्तु दूरी है समझ में। तो देखो दोनों तरफ से आवर्धन का फॉर्मूला करता है, लेकिन यदि इसको समीकरण 1 मान लिया जाए और इसको समीकरण 2 मान लिया जाए तो इसमें हम एक संबंध बता सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हमको मिलेगा m बराबर HI/HO और साथ साथ मिलेगा -V/U, यानी यहां से हमें को एक संबंध मिल गया HI/HO और -V/U में से। तो लोग मिला क्या है, HI/HO और -V/U में संबंध मिल गया, अर्थात इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, इसको कह सकते हैं कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई अब बराबर है ना माइनस प्रतिबिंब दूरी अब बट्टा वस्तु। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दोनों को मिला दे तो इस तरह से हम आवर्धन को परिभाषित करते हैं। समझ आया। तो दो फार्मूला, आवर्धन दर्पण के लिए HI/HO और -V/U, दोनों को मिलाएंगे तो HI/HO और -V/U है ना। तो देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी में ये संबंध स्थापित करें, ऐसा समझ में। चलो अगला है केस बनता है, आवर्धन का केस बनता है। केस क्या है, केस ये है कि यदि m बराबर हो 1 के, m किसके बराबर हो 1 के, सोचिएगा जब m 1 के बराबर हो जाएगा ना तो इसका मतलब हुआ ना कि HI किसके बराबर हो जाएगा HO और V किसके बराबर हो जाएगा U के। देखिए इसको 1 कीजिएगा ना तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब दूरी या वस्तु दूरी आपस में बराबर हो जाएगा, ऐसा समझ में। लेकिन यदि m का मान 1 से बड़ा कर दीजिएगा तो सोचिए यहाँ पर, आइए देखते हैं, यदि m का मान 1 से बड़ा होगा, किससे, यदि 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, इसका मतलब HI क्या होगा, बड़ा होगा HO से, है ना। इसका मतलब उसी तरह से ये -V/U है ना, तो V का मान बड़ा होगा और U का मान छोटा होगा, है समझ में। तो V बड़ा होगा, ठीक है। और यदि m छोटा हो जाए 1 से तो इसका मतलब ये उलट जाएगा, यानी इसका मतलब HI क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा HO से, इसमें U छोटा, इसमें V छोटा हो जाएगा U से। समझ आ रहा है ना। लेकिन एक और केस, यदि m का मान धनात्मक हो, क्या हो जी, धनात्मक, m धनात्मक है यानी प्लस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब, बोलो m प्रतिबिंब कैसा बनेगा, m प्लस में है, किस में है, प्लस में है, तो प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक हो, सीधा और काल्पनिक, सीधा और काल्पनिक, है समझ में। लेकिन m का मान यदि ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए, ऋणात्मक, यानी माइनस में हो जाए, है ना, माइनस में हो जाए, तो इसका मतलब प्रतिबिंब, हाँ, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और, समझ आ रहा है, उल्टा और क्या बनेगा, वास्तविक। देखिए ध्यान से, ठीक है। तो इतना सारा केस है। तो देखो m बराबर 1 हो जाए तो HI/HO के बराबर हो गया और V किसके बराबर हो गया, U के बराबर हो गया, यानी प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर हो गया। अब बाकी प्लस माइनस आएगा ना तो यहाँ से हम अवधारणा अलग व्यक्त करेंगे। प्लस आएगा m का मान तो प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होगा, m का मान माइनस आ गया तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक होगा। तो इस तरह से केस को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, यदि m बराबर 1 हो जाए, है ना, m बराबर 1 हो जाए, HI/HO के बराबर हो जाए और V किसके बराबर हो जाए, U के बराबर, तो ये केस समतल दर्पण में भी हो सकता है ना, बोलो, यानी समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा कितना होता है, बोलो, आवर्धन हमेशा +1 होता है,
नहीं होता है जी, +1। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक बनाता है। तो प्लस क्या दिखा रहा है, सॉरी +1 होता है, क्या होता है जी, +1। 1 ये बता रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु दूरी के बराबर होगी। अब प्लस ये दिखा रहा है कि काल्पनिक और सीधा बनाएगा, तो यानी समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा कितना होता है, +1। हमेशा समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है समझ में। यह केस अवतल दर्पण में भी हो सकता है, हो सकता है, अवतल दर्पण में भी हो सकता है। कब होगा जी ये स्थिति बताइए, निगेटिव में, जब वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे, वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे, है समझ में, तो उतना ही हाइट का ना प्रतिबिंब बनेगा, सी पर ही बनेगा, सी पर बनेगा, ठीक है। तो इसके केस में लेकिन वो ऋणात्मक बनेगा ना, उसका m का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि उस केस में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बने, है समझ में, उल्टा और वास्तविक बने, है समझ में, ठीक है। लेकिन एक और चीज हमको यहाँ पे समझना है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा और हमेशा धनात्मक होता है, बात सही है कि नहीं, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है ना। तो ये चीज नोट में आएगा, तो एक नोट में ये लिख लीजिएगा, है ना, दूसरा नोट में लिख लीजिएगा, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा, बोलो, धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक, यानी m का मान हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, 1 नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, प्लस होता है, यानी पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव लिखेंगे ना, पॉजिटिव होता है, समझ में, क्योंकि वो हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है समझ में। लेकिन अवतल दर्पण में यह केस दोनों होता है ना। अवतल दर्पण का आवर्धन प्लस कब होगा, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, ऐसा एक ही स्थिति बनेगी, है ना, फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो वह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। वो एक के बराबर भी हो सकता है और एक से बड़ा भी हो सकता है, नहीं, एक से बराबर बड़ा, हमेशा एक से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होती है ना उसमें, ठीक है। तो ये मुख्य पॉइंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, धड़ल्ले से पूछता है, क्योंकि ये पूछने वाला है ना, कि उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है और समतल दर्पण का धनात्मक हमेशा +1 होता है, यानी m का मान कितना होता है, प्लस, है समझ में, m का मान +1 होता है। आवर्धन समझ में आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ, सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी हमको दिया है अवतल दर्पण में, किसमें जी, अवतल दर्पण में, है ना, दिया है, क्या दिया है जी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, HO से, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दिया है, HI, यानी 10 सेंटीमीटर। कहाँ बन रहा है, अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात करें। तो रेखीय आवर्धन हमको क्या करना है, बताना है, यानी m का मान बताना है। तो बोलो आवर्धन का फॉर्मूला बोलो, आवर्धन कौन सा लगाएंगे, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब के ऊंचाई वाला, यानी HI बटा HO, ऐसा समझ में। तो बोलो HI कितना दे रखा है, 10, HO कितना रहेगा, तो m का मान बोलो कितना आ गया, 1/2, यानी प्लस 0.5, यही ना जी। इसको क्या लिख सकते हैं, m बराबर +0.5 से डायरेक्ट निकाल दिया। लेकिन थोड़ा सा बतिया समझना है कि वस्तु कितना है जी, 10 सेंटीमीटर, आप प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा है, यानी यहाँ पर केस यदि देखा जाए तो HI जो है क्या है, HO से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो HI सपोज दैट पॉजिटिव रहता, क्या रहता जी,
पॉजिटिव, एच आई को हम पॉजिटिव ले लेते तो दर्पण के पीछे बनता, बनता कि नहीं, है ना, दर्पण के पीछे बनता, लेकिन दर्पण के पीछे बनता, एच आई को पॉजिटिव ले लेते, अब प्लस एच आई एच ओ से क्या रहता, बड़ा रहता दोनों केस में। लेकिन यहाँ पर केस ये कह रहा है कि एच आई जो है क्या है, एच आई एच ओ से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब दर्पण के कहाँ बनेगा, सामने। और दर्पण के जब सामने बनेगा तो बोलो एच आई क्या होगा, नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, एच आई नेगेटिव बनेगा। तो ये जो हम प्रोसेस किए हैं इसके हिसाब से चलेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाए। आपको ये सर एच आई एच ओ दिया है, आंसर आ गया है कि नहीं। और ये बात हमको समझना है कि कहाँ प्लस लेंगे और कहाँ माइनस लेंगे। तो बोलो एच आई का मान तो निगेटिव होगा ना, तो जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो एच आई और एच ओ, तो एच आई का मान कितना दे रखा है 10, तो ये निगेटिव लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, और 20 क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो -10/20 कट के होगा -1/2, तब जाके m का मान होगा -0.5। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने सामने वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, बात समझ में रहा है, वास्तविक और उल्टा। तो ये कंडीशन थोड़ा सा हमको समझना है, ठीक है। ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का, ये वस्तु को रख दिया है लेकिन ये नहीं बताया है ना कि आखिर वो बनेगा कहाँ, तो हमको इसे कंपैरिजन करके तब निकालना होगा कि भाई प्रतिबिंब छोटा है, बड़ा रहता तो पीछे बन जाता, प्रतिबिंब जो छोटा बन रहा है तो छोटा बन रहा है तो इस केस में कहाँ आ जाएगा, सामने। लेकिन यदि प्रतिबिंब सपोज दैट है ना छोटा बनता तो पीछे बनने का कोई चांस बनता ही नहीं, है ना। यदि लेकिन बड़ा बनता ना, मान लो ज्यादा दिया, बड़ा दिया रहता है, तब तो हमको दोनों केस लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इधर भी बड़ा बनता है, सामने भी और पीछे भी बड़ा बनता है। यदि ये प्रतिबिंब बड़ा दे दिया, 30 सेंटीमीटर दे दिया रहता ना, तो फिर हमारा दोनों दूगो उत्तर सही रहता है, एक माइनस के लिए और एक प्लस के लिए, है समझ में। तो उस वक्त क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि दर्पण के पीछे बन रहा है कि दर्पण के सामने, समझ आ रहा है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और टेस्ट के लिए आप लोग अब रेडी हो जाए।